नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। 15 दिन के भीतर मक्का में दूसरा बड़ा हादसा, भगदड़ में 700 से ज्यादा की मौत, 900 से ज्यादा घायल, मृतकों में एक भारतीय शामिल। प्रधानमंत्री ने बताया हादसे का। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री की अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात, भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का कार्यक्रम। व्यापम घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, यूपी और मध्य प्रदेश में 40 जगहों पर छापे, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और घोटाले के मास्टरमाइंड जगदीश सागर के घर की तलाशी। लोकतंत्र में असहमति और मतभेद का सम्मान जरूरी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का बयान, राजनीति में घटती सहनशीलता पर जताई चिंता। मंगलयान का 1 साल पूरा, इसरो में जश्न का माहौल, कई साल तक लाल ग्रह से जुड़ी जानकारियां जुटाता रहेगा यान। सऊदी अरब के मीना में मची भगदड़ में 700 से ज्यादा हाजियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक भारतीय भी शामिल है। इस हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। हादसे की ये तस्वीरें हैं सऊदी अरब के शहर मीना की, जहां शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया। मीना की स्ट्रीट 204 के जमारा ब्रिज के दरवाजे के करीब ये भगदड़ मची। सऊदी सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने 4000 सिविल डिफेंस कर्मी और 250 एम्बुलेंस को राहत और बचाव के काम में लगाया है। इस साल हज पर 20 लाख से ज्यादा हाजी वहां पहुंचे हैं। इसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय हाजी भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हम अधिकारियों से संपर्क में हैं, वहां से अभी भी बात हुई है, या हमारे और भी जो टीम यहां से गई हुई है, वो सारी की सारी टीम सभी जो लोग किसी भी तरह से घायल हुए हैं उनको मदद कर रही है। 15 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब सऊदी अरब में हज के दौरान इसी तरह का हादसा हुआ। इससे पहले 11 सितंबर को भी भारी भरकम क्रेन का बड़ा हिस्सा मस्जिद अल हरम की छत तोड़ते हुए भीतर घुस गया। इस हादसे में 115 लोगों की जानें गईं, जिनमें 11 भारतीय भी शामिल थे। 2006 में हज के दौरान मीना में मची भगदड़ में 364 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2004 में भी हज के दौरान मची भगदड़ में 244 लोग मारे गए थे। सबसे बड़ा हादसा 1990 में हुआ। इस दौरान एक लंबी सुरंग में कुचलने और दम घुटने से 1426 लोगों की जानें चली गईं। लेकिन पिछले 1 दशक में हज के दौरान हुआ यह हादसा सबसे भीषण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के पहले दिन आज न्यूयॉर्क में शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। 6 दिनों के इस दौरे पर भारत का निवेश और व्यापार पर खास जोर है। उस बीच विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग भी उनके होटल के बाहर जमा दिखाई दिए। He is a role model for the whole leaders and God bless him. पहले दिन उन्होंने अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पूरा दिन आर्थिक कूटनीति के नाम रहने वाला है। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के लिए निवेश बटोरने की कोशिश करेंगे। उनका 28 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने का भी कार्यक्रम है। In the meeting between the Prime Minister and the President, they will discuss the whole range of bilateral, regional, global issues. And economic engagement would certainly be a part of what they would discuss. प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उनकी इस दौरान दुनिया के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय ने हालांकि साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। भारत न्यूयॉर्क में G4 के नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसका मुख्य एजेंडा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाले सुधार हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात होगी। 26 और 27 सितंबर को वो सिलिकॉन वैली का दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत शंकर मुखर्जी साहब हैं। शंकर साहब, स्वागत है आपका। मैं कहूँ कि इस पूरी यात्रा का जो फोकस कहा जा रहा था, स्टार्टअप, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, और आज जब
वो तमाम कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। किस तरीके से अमेरिका के उन उद्यमियों को भारत में लाने या फिर यहाँ पर निवेश के लिए क्या एजेंडा दिखता है? देखिए, विजिट की ये प्रधानमंत्री का जो टूर है अभी अमेरिका का, उसके पहले ही हमारे सरकारी स्पोक्समैन जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विकास स्वरूप ने सरकार की तरफ से बोला था कि जो यूनाइटेड नेशंस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं उनके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है हमारा इंटरेक्शन, हमारा कोशिश अमेरिका के साथ पूंजी निवेश के लिए, मेक इन इंडिया के लिए। ये जो अमेरिका हमारा तकरीबन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, चीन, अमेरिका और पूरा यूरोप मिलाएं तो ये सबसे 3 बड़े हैं और तकरीबन $100 बिलियन का ट्रेड है। लेकिन दोनों देशों ने एक टारगेट रखा है $500 बिलियन का, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन इससे जाहिर है कि कितना इंपॉर्टेंस देते हैं दोनों देश ये आर्थिक, ये व्यापार और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के रिश्ते। तो आज जो सीईओ का मीटिंग हुआ, ये तो एक पूरे प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये ही टारगेट कम्युनिटी है। अमेरिका में बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है और स्टेट का रोल है फैसिलिटेट करना, और पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है, राजनीतिक रिलेशनशिप जो है वो जितना फ्रेंडली होता है उतना ही बिजनेस पे असर पड़ता है। तो ये मैसेज जो प्रधानमंत्री देंगे, पहले भी दे चुके हैं, हर जगह हर देश में जहाँ जाते हैं आजकल, अभी आयरलैंड से होके आ रहे हैं, वहाँ भी मेक इन इंडिया, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और भारत का एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट वाला देश जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, स्किल्स भी हैं, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की वो बात करते हैं। तो इन सब को वो एम्फेसाइज किया उन्होंने और इसका महत्ता तो साफ जाहिर है। और शिंगम मुखर्जी साहब, एक जो बड़ी चीज़ कही जाती है कि दुनिया में इस वक्त जिस तरीके के आर्थिक हालात हैं, अमेरिका जैसे देश के, अगर मैं कहूँ कि टॉप कंपनियों के सीईओ और वहाँ की कंपनियाँ भारत में आने के लिए भारतीय सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है, कितना मुफीद दिखता है, कितना एटमॉस्फेयर, या फिर हम क्या वो बड़ा अट्रैक्शन है कि हम उनको यहाँ पर खींच सकते हैं? ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो उसमें तो साइकिल्स होते हैं। 2008 में आपको याद होगा जो फिनेंशियल सुनामी की तरह से छा गया था दुनिया में, जिसमें भारत ने अपने को दूसरे देशों के तुलना में अच्छी तरह संभाला था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो भी स्थिति हो दुनिया में ग्लोबल बिजनेस का, लेकिन ये मैसेज ये तो हर समय हमको देना है, और प्रधानमंत्री के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे जो पॉलिसी बनाते हैं, ये जताने के लिए दुनिया को कि हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम बिजनेस फ्रेंडली कंट्री हैं, यहाँ लीगल रेमेडीज़ हैं, और मेक इन इंडिया को सफल करने के लिए हम सारे रास्ते खोल रहे हैं, सारे दरवाजे खोल रहे हैं। जैसे कि कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि हम रेड टेप को रेड कारपेट में बदल रहे हैं। तो ये तो मैं कहूँगा किसी भी देश में इम्पोर्टेंट है, लेकिन अमेरिका के साथ जो भी वार्ता होता है इसमें ये तो बिल्कुल प्रोग्राम के ऊपर ही रहेगा, टॉप प्रायोरिटी पे है। जी हाँ। और जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो उनका बड़ा एजेंडा मैं कहूँ जो यात्राओं का है, विदेश यात्राओं में, और अमेरिका की बात करूँ या फिर यूरोप के दूसरे देशों के साथ जब उनकी यात्राएं शुरू हुई, फाइनेंस या फिर मैं कहूँ फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहा है। और जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, मैं कहूँ कि क्या आपको लगता है कि जो तमाम नीतियाँ थीं उसमें जिस तरीके से टर्न थे या टर्निंग पॉइंट्स थे, उन सबको बहुत स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है, उसका एक इम्पैक्ट भी दिखा है? ज़रूर दिखाया। आप देखिए जो रीसेंट अभी हाल में जो रिपोर्ट्स निकले हैं IMF के, वर्ल्ड बैंक के, जो सारी दुनिया के देशों के ऊपर नज़र रखते हैं, और रेटिंग एजेंसीज़ के जो हर देश के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ग्रेड करते हैं, रेट करते हैं, तो उसमें भारत को तकरीबन फुल मार्क्स दिए जा रहे हैं। हालांकि दुनिया में काफ़ी मुश्किलें हैं इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में, फिर भी भारत पूंजी निवेश का एक डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव है बहुत कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और हमारा जो मार्केट का साइज है वो भी तो हमेशा एक अट्रैक्शन रहा है।
तो टॉप प्रायोरिटी तो है ही, और हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, ये इसलिए है कि हमारा जो देश का आर्थिक विकास है वो इस पर बहुत हमारा देश का जो टॉप प्रायोरिटी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव करने के लिए हर क्षेत्र में अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहें तो इसके लिए एक बजट चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जी। और उसी कड़ी में इस यात्रा को अहम माना जा रहा है और जो आज बैठक हुई है उसको भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शंकर मुखर्जी साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। उधर विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी की समर्थक है। प्रधानमंत्री ने सीईओ को पिछले 15 महीनों में निवेश बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया है कि पिछले साल विकास दर 7.3% रही और अब FDI में 40% का इजाफा हुआ है। तो पहली खबर में इतना ही। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। ग्वालियर में लोहिया स्मृति व्याख्यान। उपराष्ट्रपति ने लोहिया के योगदान को किया याद। कहा देश में मजबूत है लोकतंत्र की जड़ें, के पास है निर्णय लेने का हक। लोकतंत्र की सफलता के लिए असहमति भी जरूरी। देखिए देश देशांतर, लोकतंत्र में असहमति, रात 8:30 बजे। विदेश मंत्रालय में उच्च स्तर पर नौकरशाही में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में तैनात उच्चायुक्तों और प्रतिनिधियों को बदला गया है। भूटान में तैनात गौतम बम्बावले अब पाकिस्तान में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। वो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। TCA राघवन की वो जगह लेंगे। चीन मामलों के जानकार बम्बावले की इस संवेदनशील राजनयिक मिशन पर नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। जर्मनी के राजदूत विजय गोखले को अब चीन में अशोक कांता की जगह नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में सचिव नवतेज सरना को लंदन का हाई कमिश्नर बनाया गया है, जबकि दूसरे सचिव अनिल वाधवा को रोम भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। वो अशोक मुखर्जी की जगह लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो संसद के कामकाज में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि काम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का है। कोर्ट का मानना था कि अगर उसने दखल दिया तो ये लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा होगा। शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें संसद में अवरोध खत्म करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सांसद अपना काम जानते हैं और उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने लोकतंत्र में मतभेद को जरूरी बताया है। ग्वालियर में डॉक्टर लोहिया पर एक कार्यक्रम उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। उन्होंने राजनीतिक दलों में घटती सहनशीलता पर भी चिंता जाहिर की। ग्वालियर की ITM यूनिवर्सिटी में पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र में असहमति की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया का असहमति का सिद्धांत मौजूदा राजनीति में भी खरा है। He called upon the youth to think about politics focused on 5 principles. These were socialist unity, unity of all opposition parties, joint demonstrations, single-purpose platforms, and hard work. Ram Manohar Lohiya's political legacy and the impulses generated by it are very much in evidence today. उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों और समाज में कम होती सहनशीलता पर चिंता जताई। One aspect of the right of the freedom of speech guaranteed as a fundamental right by Article 19(1)(a) of the Constitution. The court has observed that, and I quote, restrictions on the freedom of speech must be couched in the narrowest possible terms. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद DP त्रिपाठी और KC त्यागी भी मौजूद थे। आशुतोष दीक्षित, राज्यसभा TV, ग्वालियर।
व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 40 जगहों पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व एसडी धनराज यादव और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के घर की तलाशी ली। घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे जगदीश सागर के घर की भी सीबीआई टीम ने तलाशी ली। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में करीब 40 जगहों की तलाशी ली गई। इनमें कम से कम 7 आरोपियों के घर शामिल हैं। जांच एजेंसी भोपाल में व्यापम के मुख्यालय भी पहुंची और जरूरी कागजात जुटाए। विपक्ष ने आरोपियों के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की मांग की है। हम तो सीबीआई से यही आग्रह करना चाहेंगे कि अब इनके रिश्तेदारों के वहां भी छापे मारे जाएं, क्योंकि जो हमें आशंका है कि उन्होंने दस्तावेज और धन दोनों का हस्तांतरण अपने रिश्तेदारों के या अन्य नामों पर किया है। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने अब तक 105 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दे रखा है। व्यापम से जुड़े कई लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एम्स के डायमंड जुबली समारोह में आज डेंगू का मसला छाया रहा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने 15 और नए एम्स खोलने की बात कही। एम्स के 60 साल पूरे होने पर संस्थान में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली समेत देश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। गुरुवार को एम्स के डायमंड जुबली समारोह में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को कोताही न बरतने का निर्देश दिया। और अभी जो फ्रेश स्पेल ऑफ रेन्स हुई हैं उसके बाद कुछ और घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए हम चौकन्ना रहें और हमने स्टाफ के लोगों को सबको अलर्ट किया है। किसी पेशेंट को लौटाना नहीं है, सभी पेशेंट्स का इलाज करने की व्यवस्था है। हालांकि लोग अब भी सरकार की कोशिशों को नाकाफी बता रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स थे, जो डायरेक्टर से हमारा बात हुआ है, जो हमारे चेयरमैन थे विकी पॉल, उनसे बात हुआ है हमारा, एंड देव एक्सेप्टेड कि इसमें डिले हुआ है, ट्रीटमेंट और नेग्लिजेंस हुआ है, तो क्यों हमें एक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं हमें टाइमली, क्यों इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। तो नड्डा जी ने मुझे यही बोला है, 2 दिन का टाइम दिया है। दिल्ली में अब तक डेंगू से 28 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। डेंगू के बढ़ते मामले से जहां लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं प्रशासन और डॉक्टरों के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मंगलयान ने आज एक और इतिहास रचा। इसने मंगल की कक्षा में 1 साल पूरे कर लिए। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी काफी ईंधन है और ये अगले कई वर्षों तक काम करने में सक्षम है। मंगलयान से अब तक कई तस्वीरें और डाटा इसरो को हासिल हुए हैं, जिसे आज इसरो ने एटलस के जरिए जारी किया। मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक ऐसा दिन रहा जिस दिन दुनिया ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का लोहा माना। पहले ही प्रयास में मंगलयान को लाल ग्रह पर भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी पर्याप्त ईंधन है और ये कई सालों तक लाल ग्रह के चक्कर काटता रहेगा। इसके 5 पेलोड भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग वहाँ गए, फर्स्ट कंट्री थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ गई, तो वो डेटा एक्सेस करके उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने के दूसरे दिन यानी 25 सितंबर को मंगलयान ने लाल ग्रह की पहली तस्वीरें भेज दी थीं। 19 अक्टूबर को मंगल ग्रह से करीब से गुजरे साइडिंग स्प्रिंग धूमकेतु श्रृंखला को 40 मिनट तक कलर कैमरे में भी कैद किया। धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग से भी खुद को बखूबी बचाया। मंगलयान के जरिए भेजी गई इन तस्वीरों में वो सारी जानकारियां हासिल हुई जिसको लेकर लंबे समय तक लोगों में जिज्ञासाएं रहीं। इन तस्वीरों से मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावनाओं को भी बल मिला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इन आंकड़ों से कुछ साइंस करना चाहे तो वो प्रपोजल दे, तो वो पूरे ही देश में किसी को भी अपॉर्चुनिटी है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 1 दिसंबर को ये धरती की कक्षा से बाहर निकला। पिछले साल 24 सितंबर को ये लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन को दुनिया भर में काफी सराहना मिली। टाइम मैगजीन ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया और इसे द सुप्रीम स्पेसक्राफ्ट का नाम भी दिया। मंगलयान की सफलता ने भारत के वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व बढ़ाया है
और ये उम्मीद की जा रही है कि इससे आने वाले समय में भारत के वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ यानी कि कैप के नए अध्यक्ष होंगे। जगमोहन डालमिया के निधन के बाद कैप में अध्यक्ष का पद खाली था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैप के पदाधिकारियों की बैठक के बाद इसका ऐलान किया। पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक डालमिया को सह सचिव बनाया गया है। डालमिया बीसीसीआई के साथ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। I'm thankful to my colleagues for giving me this responsibility, and also the remaining 117 members. So from that point of view, if this 117 members agree, I will take over the responsibility and try and do the best for them. और अब खबर नेपाल से, जहां पर सरकार ने तराई इलाकों से सेना को वापस बुलाने का फैसला किया है। नेपाल की 3 बड़ी पार्टियों की प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद यह फैसला किया गया। आंदोलनकारी संगठनों को बातचीत के लिए मनाने की जिम्मेदारी वन मंत्री महेश आचार्य को दी गई है। तराई इलाके में नए संविधान के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलन कर रहे संगठनों ने बातचीत शुरू करने के लिए सेना को हटाने की शर्त रखी थी। इस हिंसा में अब तक 40 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर संक्षेप में। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेता संजय दत्त की सजा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई धमाकों में दोषी संजय दत्त पुणे की यरवड़ा जेल में सजा काट रहे हैं। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू ने दाखिल की थी। संजय दत्त फिलहाल 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। अदालतों का बोझ कम करने के इरादे से मध्य प्रदेश सरकार ने सालों से लटके लाखों मामलों को वापस ले लिया है। राज्य सरकार ने पिछले 10 सालों से विभिन्न धाराओं के 1,84,000 से अधिक लंबित छोटे मोटे मामले वापस लेने का फैसला किया है। डीआरसी ने दिल्ली में बिजली की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बिजली कंपनियों ने हालांकि 5 से 20% तक दाम बढ़ाने की मांग की थी। डीआरसी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को राहत दी है। इन सोसाइटीज को अब 7 रुपये प्रति यूनिट की जगह 6 रुपये के हिसाब से बिल चुकाना होगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जिलाधिकारी संजय गोयल ने बीजेपी सांसद उदित राज के समर्थकों पर हमला करने और उन्हें बंधक बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। गोयल के मुताबिक करीब 70 लोगों ने उनके ऑफिस पर धावा बोला और उन्हें धमकाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु दयानंद सरस्वती का आज ऋषिकेश में निधन हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो 87 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में चल रहे सिंहस्थ कुंभ का तीसरा और अंतिम शाही स्नान शुक्रवार को होगा। सिंहस्थ कुंभ में देश भर से लाखों श्रद्धालु शाही स्नान में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दिन के शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 41 अंकों की बढ़त के साथ 25,863 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 23 अंक बढ़कर 7,868 अंकों पर बंद हुआ। श्रीलंकाई नौसेना ने आज 6 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका के मुताबिक ये मछुआरे श्रीलंका की जल सीमा में घुस आए थे। इससे पहले सोमवार को भी श्रीलंकाई नेवी ने 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। यमन में एक मस्जिद में हुए आत्मघाती बम हमले में 25 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। धमाके के वक्त सैकड़ों लोग ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।